एक शांत मुर्दा घर में, जहां मृतकों को शांति से विश्राम करना चाहिए, वहां कुछ दुष्ट है जो दफन रहना नहीं चाहता। आज रात एक साधारण सा काम एक भयावह जीवन मरण के संघर्ष में बदल जाता है। एक शांत मुर्दा घर में रेबेका अपनी अंतिम सुपरवाइज प्रक्रिया एक प्रशिक्षु के रूप में पूरी कर रही होती है। वो शांत और पूरी तरह एकाग्र होकर बड़ी सटीकता के साथ शव को संभालती है। वो हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान देती है, जब तक कि उसका काम पूरी तरह निर्दोष न दिखने लगे। उसका मेंटर रेमंड उसे ध्यान से देखता है और उसकी कार्यकुशलता की प्रशंसा करता है। उसी दौरान वो उसकी कलाई पर कुछ हल्के निशान देखता है, जिन्हें रेबेका जल्दी से छिपा लेती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, रेबेका सावधानी पूर्वक एम्बामिंग की प्रक्रिया शुरू करती है। शरीर से रक्त निकालती है और उसे तैयार करती है। उसी समय एक क्षण के लिए शव में हल्की सी हलचल महसूस होती है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। वो आगे बढ़ते हुए संरक्षक द्रव प्रिजर्विंग फ्लूइड इंजेक्ट करती है और अपना काम सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है। अंत में रेमंड पुष्टि करता है कि वो इस परीक्षा में सफल हो गई है। इसके बाद रेबेका शव को सुरक्षित स्थान पर रख देती है और वापस लौटती है। तभी अचानक रोशनी झिलमिलाने लगती है। वो कुछ पल के लिए रुक जाती है, थोड़ी भ्रमित होती है, लेकिन फिर इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। सफाई और बाकी काम खत्म करने के बाद उसे कुछ जरूरी सामान बेसमेंट से लेना होता है, लेकिन वहां का अंधेरा उसे अंदर तक असहज कर देता है। जैसे ही वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने ही वाली होती है, परछाइयों में कुछ हलचल होती है, जिससे वो घबरा जाती है। लेकिन अगली ही पल वो देखती है कि वो रेमंड है। रेमंड उसे सख्ती से निर्देश देता है कि वो बेसमेंट में न जाए और उसकी जगह पास के स्टोरेज एरिया का इस्तेमाल करे। रेबेका वहां से चली जाती है और उसके जाते ही रेमंड एक बार फिर अंधेरे की ओर देखता है और दरवाजा मजबूती से बंद कर देता है। ऑफिस में वापस आकर रेमंड उसके नए फुल टाइम पद के लिए जश्न मनाने की बात करता है, लेकिन रेबेका विनम्रता से मना कर देती है। वो उसे समझाता है कि अब वो दिन के समय एम्बामिंग का काम संभालेगी, जबकि बाकी जिम्मेदारियां, खासकर रात में होने वाले काम, वो खुद देखेगा। जब रेबेका रात की ड्यूटी में मदद करने की पेशकश करती है, तो रेमंड उसे सख्ती से मना कर देता है। उसी समय रेबेका को अचानक तेज सिरदर्द महसूस होता है और रेमंड उसे सलाह देता है कि वो वीकेंड पर छुट्टी लेकर आराम करे। रेबेका के बाहर निकल जाने के बाद रेमंड चुपचाप वापस बेसमेंट की ओर जाता है और धीरे धीरे स्वीकार करता है कि अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो चुकी है। कुछ समय बाद घर पर रेबेका आराम से अपनी चाबियां मेज पर रखती है और कपड़े बदलने चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उसकी चाबियां अचानक गायब होती है। वो हैरान होकर इधर उधर ढूंढती है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि पास ही एक अजीब सा प्रतीक उभर आया है और आखिरकार उसे चाबियां किसी दूसरी जगह रखी हुई मिलती है। इसके बाद वो अपनी साप्ताहिक रिकवरी मीटिंग के लिए निकल जाती है। समूह के सामने खड़ी होकर रेबेका बताती है कि उसने शराब से दूर रहते हुए एक पूरा साल पूरा कर लिया है। वो अपने संघर्षों, अपराध बोध और भावनात्मक बोझ के बारे में खुलकर बात करती है और उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने उसके सफर में उसका साथ दिया। उसकी स्पॉन्सर केली उसे प्रोत्साहित करती है कि वो अपनी इस उपलब्धि पर गर्व करे। जब वो अपनी सीट की ओर लौटती है तो उसे पीछे बैठा एक अजीब आदमी दिखता है, जो धीरे से उसका नाम फुसफुसा रहा होता है। बाद में अकेले अपनी कार में बैठकर वो पुराने आकर्षण और कमजोरियों से जूझती है। वो एक अंधेरी जगह पर गाड़ी रोकती है और लगभग एक डीलर के पास जाने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में वो खुद को संभाल लेती है और वहां से निकल जाती है। ड्राइव के दौरान रेमंड उसे कॉल करता है और बताता है कि एक अप्रत्याशित स्थिति के कारण उसे काम पर लौटना होगा। शहर के मुर्दाघर से अचानक सभी लाशें गायब हो गया है। वो थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर भी सहमति दे देती है। कुछ ही देर बाद रेबेका मुर्दाघर पहुंचती है और निर्देशों को पढ़ती है। उसे पता चलता है कि शवों का एम्बामिंग भी करना है और उन्हें दाह संस्कार क्रिमेशन के लिए भी तैयार करना है, जो उसे थोड़ा असामान्य लगता है, लेकिन वो सवाल नहीं करती। खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए वो संगीत चलाती है और पहले शव पर काम शुरू करती है, उसके साथ बात करती हुई, जब वो उसके शरीर पर अजीब निशान देखती है। एम्बामिंग प्रक्रिया तैयार करने के बाद वो संगीत बंद कर देती है और कागजी कार्यवाही पूरी करने लगती है। उसी दौरान बिना उसकी जानकारी के कुछ अस्वाभाविक होता है। शव में हल्की हलचल होती है, उसकी आंखें खुल जाती है और फाइल पर एक अजीब सा प्रतीक उभर आता है। अपने रिकॉर्ड पूरे करने के बाद रेबेका उस शव को इंसिनरेटर में डाल देती है। कुछ ही क्षण बाद वो बाहर झांकती है और घबराकर देखती है
कि उसकी कार का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ है। घबराई हुई रेबेका तुरंत बाहर भागती है ताकि दरवाजा बंद कर सके, और इस दौरान वो मुर्दाघर की अंदर की लाइटें जलती हुई ही छोड़ देती है। अपना काम पूरा करने के बाद रेबेका कुछ जरूरी सामान लेने के लिए स्टोरेज क्लोजेट की ओर जाती है, लेकिन अचानक उसे तेज चक्कर आने लगता है। जैसे ही वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, उसे आसपास धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती है, जो हर पल और भी डरावनी होती जाती है। फिर अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता है और वो बेहोश सी स्थिति में चली जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक मेज पर बैठा पाती है। उसे याद ही नहीं होता कि वो वहां कैसे पहुंची। तभी फोन बजता है। वो तुरंत कॉल उठाती है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि पास ही एक फाइल पर एक और अजीब प्रतीक उभर चुका है। कॉल रेमंड का होता है। रेबेका उसे बताती है कि तूफान की वजह से बिजली में दिक्कत आ रही है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वो काम ठीक से कर रही है। कॉल खत्म होने के बाद रेमंड अपनी ओर की परेशान करने वाली दिनचर्या में लौट जाता है, जबकि रेबेका अपना काम जारी रखती है। वो अगले शव की तैयारी शुरू करती है। तभी अचानक पूरी बिजली चली जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि स्ट्रेचर पर पड़ा शव हल्का सा हिलता है। फोन की बैटरी लगभग खत्म होने के कारण रेबेका रोशनी ढूंढने के लिए ऑफिस की ओर जाती है। वहां एक दराज में उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, जिस पर मोमबत्ती का निशान बना होता है, लेकिन उसमें असली मोमबत्ती नहीं होती, बल्कि कुछ पतली सी सामग्री होती है। वो उसे जलाकर अस्थायी रोशनी का स्रोत बना लेती है। वापस प्रिपरेशन रूम में आकर वो देखती है कि शव का हाथ गलत जगह पर है, और वो शांत होकर उसे सही कर देती है, जबकि उसे आसपास हो रहे डरावने बदलावों का एहसास भी नहीं होता। उसके पीछे हल्का सा प्रतीक चमक रहा होता है और चादर के नीचे शव फिर से हिलता है। उसके चेहरे पर एक असहज कर देने वाली मुस्कान फैल जाती है और आंखें अजीब तरह से सफेद पड़ जाती है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो शव को इंसिनरेटर में डाल देती है और एक और शव ले आती है, जो गंभीर रूप से घायल होता है। वो जैसे ही काम शुरू करती है, एक आवाज उसका ध्यान ऑफिस की ओर खींच लेती है। जैसे ही वो वहां की तरफ बढ़ती है, पीछे पड़ा शव फिर से हिलता है और उसी समय एक और नया प्रतीक उभर आता है। ऑफिस में पहुंचकर रेबेका एक पल के लिए एक छायादार आकृति को देखती है और सोचती है कि शायद वह रेमंड है, लेकिन जैसे ही वो पलक झपकाती है, वो आकृति गायब हो जाती है। घबराई हुई लेकिन अनिश्चित वो वापस काम पर लौटती है, और तभी उसे पता चलता है कि जिस शव को उसने पीछे छोड़ा था, वो वहां से गायब हो चुका है। वो अभी इस बात को समझ भी नहीं पाती कि फोन फिर से बज उठता है। इस बार दूसरी तरफ की आवाज उस पर आरोप लगाती है, उसे किसी भयानक घटना के लिए दोषी ठहराती है। डर के मारे वो कॉल काट देती है, लेकिन फोन लगातार बिना रुके फिर से बजता रहता है। बेचैन होकर वो कुछ कदम दूर हटती है। तभी उसे अपने हाथ पर खून दिखाई देता है। वो घबराकर उसे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो दोबारा देखती है तो वहां कुछ भी नहीं होता। फोन की आवाज रुकती नहीं है। हिम्मत जुटाकर वो एक बार फिर कॉल उठाती है। इस बार कॉल करने वाला एक गुमशुदगी की रिपोर्ट के बारे में बात करता है। जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती है, रेबेका को एहसास होता है कि ये आवाज उसके पिता की है। वो अपनी ही किशोर बेटी को ढूंढ रहा है। उसे ये सच उसकी चेतना पर भारी पड़ता है। झील के किनारे की वो रात, गलत फैसले और फिर बेहोशी। वही रात जब उसके पिता उसे ढूंढने निकले थे और कभी वापस नहीं लौटे। वो अपराध बोध, जिसे वह इतने समय से दबाए हुए थी, धीरे धीरे फिर से उभरने लगता है और उसके चारों ओर फैले भय के साथ मिलकर और भी गहरा होता जाता है। एक भयानक राक्षसी उपस्थिति का दृश्य देखने के बाद रेबेका बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने ही बिस्तर पर पाती है। वो पूरी तरह भ्रमित होती है कि वो वहां कैसे पहुंची। वो उठकर शीशे में खुद को देखने जाती है। तभी अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। कुछ ही क्षण बाद शीशा धुंधला होने लगता है और उस पर एक डरावना संदेश उभर आता है, मुझे अंदर आने दो। दरवाजे पर केली खड़ी होती है, जो स्पष्ट रूप से परेशान है और रेबेका पर पुराने नशे की आदतों में वापस लौटने का आरोप लगाती है। रेबेका बार बार कहती है कि उसने कुछ भी नहीं लिया है और उसे तो ये भी याद नहीं कि वो घर कैसे लौटी या उसने मदद के लिए फोन कब किया। तनाव बढ़ता जाता है और अंत में रेबेका भावनात्मक रूप से टूट जाती है। जब केली उसे शांत करने की कोशिश करती है, तभी कुछ अजीब सा हो जाता है। रेबेका की पकड़ असामान्य रूप से मजबूत और डरावनी हो जाती है। डरी हुई केली तुरंत पीछे हटती है और समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत है। घबराकर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसी पल रेबेका एक भयानक हिंसक प्रतिक्रिया में उस पर टूट पड़ती है। अचानक सब कुछ रुक जाता है। रेबेका फिर से होश में आती है।
डरी हुई और हिल चुकी, और उसे लगता है कि उसने कुछ बहुत भयानक कर दिया है। वो घबराकर खुद को साफ करने लगती है और तुरंत रेमंड को फोन करती है। रेमंड बिना ज्यादा कुछ समझाए उसे तुरंत मुर्दाघर लौटने के लिए कहता है और वादा करता है कि जवाब वहीं मिलेंगे। अब भी गहरे मानसिक दबाव में डूबी रेबेका रेमंड से सवाल करती है कि उसने उससे सच्चाई क्यों छिपाई। उस क्षण जो भयानक दृश्य चल रहा था अचानक टूट जाता है। केली अचानक सामान्य अवस्था में होती है और सुरक्षित रूप से दरवाजे पर खड़ी दिखती है। रेबेका को एहसास होता है कि पूरी घटना केवल उसके दिमाग में हुई थी। केली की चिंता को अनदेखा करते हुए रेबेका तुरंत मुर्दाघर की ओर भागती है। वहां रेमंड आखिरकार सच्चाई बताता है। अंधेरी इकाइयां, एंटिटीज कभी कभी मृत शरीरों से जुड़ जाती है और सही समय का इंतजार करती है ताकि किसी जीवित इंसान पर कब्जा कर सके। उसके अनुसार ऐसी ही एक इकाई अब रेबेका को निशाना बना रही है, जो उसके पुराने ट्रॉमा और अपराध बोध को इस्तेमाल करके उसे अंदर से कमजोर कर रही है। रेमंड जल्दी से समझाता है कि इससे बचने का एक ही तरीका है, विशेष प्रतीकों, सिंबल्स की मदद से उस इकाई का नाम पता करना और फिर एक अनुष्ठान, रिचुअल करके उसे दूर भगाना। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही रेबेका पर उस इकाई का कब्जा हो जाता है। अब वो इकाई रेबेका के शरीर के माध्यम से बोलती है, रेमंड का मजाक उड़ाती है और उस पर हमला कर देती है। किसी तरह रेमंड बच निकलता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। जब रेबेका को फिर से होश आता है तो वो घबराकर मदद की गुहार लगाती है, लेकिन रेमंड उस इकाई के डर से उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। अब पूरी तरह अकेली रेबेका बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। फोन भी काम नहीं करता और उसका डर बढ़ने लगता है। रेमंड के नोट्स में सुराग ढूंढते हुए उसके आसपास का माहौल फिर से विकृत होने लगता है। बाहर एक परिचित चेहरा दिखाई देता है, कोई अपना जो उसे अंदर आने देने की विनती करता है। उसकी आवाज पहले शांत और कोमल होती है, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वर बदलकर डरावना और धमकी भरा हो जाता है और वो आवाज अस्वाभाविक रूप से कठोर सुनाई देने लगती है। फिर एक और आकृति प्रकट होती है जो उसे और गहरे भय और अपराध बोध में खींचती है। उसे उसके दर्दनाक अतीत की यादों का सामना कराती है। इस भ्रम में फंसी रेबेका लगभग खुद को नुकसान पहुंचा ही देती है, लेकिन आखिरी पल में उसे एहसास होता है कि ये सब वास्तविक नहीं है। वो किसी तरह खुद को रोक लेती है, लेकिन ये अनुभव उसे बुरी तरह हिला देता है। इकाई अब भी शांत नहीं होती। वो गलियारों में उसका पीछा करती रहती है, हर दिशा से फुसफुसाती है, जिससे बच निकलना असंभव सा लगने लगता है। उधर रेमंड बाहर से उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कनेक्शन टूट जाता है। रेबेका पूरी तरह अकेली रह जाती है और उसके चारों ओर बढ़ता हुआ वो भयावह माहौल और भी घना हो जाता है। खिड़की से झांकते हुए रेबेका देखती है कि पहले दिखाई दिया वो आकृति अब गायब हो चुका है, और अजीब बात यह है कि जो शव गायब था वो वापस आ चुका है। हिम्मत जुटाकर वो फिर से प्रिपरेशन रूम में जाती है और उसके घावों का इलाज शुरू करती है। सावधानी से टाके लगाती है। जैसे ही वो काम कर रही होती है, शव अचानक झटके से सीधा बैठ जाता है, लेकिन अगले ही पल जब रेबेका उसकी ओर देखती है तो वो फिर से बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाता है। जैसे ही वो अपना काम पूरा करती है, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है जो उसे काटने के लिए कहती है। लगभग सम्मोहित अवस्था में वह एक स्कैल्पल उठाती है और शव की ओर बढ़ती है, लेकिन इस बार शव प्रतिक्रिया करता है। वो अचानक उसका हाथ पकड़कर उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है और ब्लेड के लिए संघर्ष करने लगता है। इस अराजकता में रेबेका तेजी से एक धातु का औजार उठाती है और उसे शव की गर्दन में घूम देती है, लेकिन उसके अंदर मौजूद वो शक्ति इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होती और आसानी से उस हथियार को बाहर निकाल देती है। हिम्मत जुटाकर वो तारों की मदद से शव को बांध देती है, जबकि वो एक अस्वाभाविक हंसी हंसता है। घबराई हुई रेबेका एक कॉल उठाती है और उन निर्देशों का पालन करने लगती है जो उसे लगता है कि रेमंड से आ रहे हैं। वो अपने ही खून का उपयोग करके उस इकाई को बांधने की कोशिश करती है और फिर शव को इंसिनरेटर में धकेल देती है, लेकिन अंत खत्म होने के बजाय मशीन अचानक विस्फोट जैसा व्यवहार करती है और उसे पीछे फेंक देती है। इसके बाद की घटनाओं में उसे टूटी फूटी यादें दिखाई देने लगती है। उसके बचपन का एक दृश्य जब वो स्ट्रेचर पर थी, और वो दृश्य वर्तमान से धुंधला होकर मिल जाता है। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे वो खुद इंसिनरेटर के अंदर फंस गई है। वो घबराकर चिल्लाती है कि ये सब असली नहीं है, और तभी वो भ्रम टूट जाता है और वो फिर से कमरे में लौट आती है। जब वो दोबारा रेमंड से संपर्क करती है तो वो खुलासा करता है कि उसने पहले उससे कोई बातचीत नहीं की थी, जिससे ये साफ हो जाता है कि उसे धोखा दिया गया है।
वो उसे सलाह देता है कि वो नीचे छिपी रिकॉर्डेड निर्देशों को ढूंढे, लेकिन उसी समय उसकी आवाज भी धीरे धीरे डरावनी और विकृत होने लगती है, जिससे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या वास्तविक है और क्या भ्रम। फुसफुसाहटों से आकर्षित होकर रेबेका बेसमेंट की ओर जाती है, जहां उसे एक बंद कमरा मिलता है जिसमें पुराने टैप्स रखे होते हैं। उसके चारों ओर अजीब आवाजें गूंजती हैं और वस्तुएं अपने आप गिरती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। वो जल्दी से ऊपर लौटती है और उन रिकॉर्डिंग्स में से एक चला देती है। इस बार निर्देश स्पष्ट होते हैं। उसे विशेष प्रतीकों की पहचान करनी है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है और खून के माध्यम से उस इकाई को किसी शरीर से बांधकर नष्ट करना है। इन निर्देशों का पालन करते हुए रेबेका विशेष स्ट्रिप्स जलाती है, जिससे पूरे भवन में छिपे हुए निशान दिखाई देने लगते हैं। वो एक एक करके सभी कमरों की तलाश करती है और आवश्यक प्रतीकों को ढूंढती है। इस दौरान उसे कई परेशान करने वाले दृश्य रोकने की कोशिश करते हैं। परिचित चेहरे पहले शांत और दयालु रूप में आते हैं, फिर अचानक आक्रामक और डरावने बन जाते हैं ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके। बेसमेंट में उसे और भी सुराग मिलते हैं और वो लगभग एक और भ्रम में फंसने ही वाली होती है, जहां उसे लगता है कि वो खुद फंस चुकी है। लेकिन डर के बावजूद वो खुद को संभालती है और अपनी खोज जारी रखती है। इकाई के हर प्रयास के बावजूद एक एक करके सभी प्रतीक इकट्ठा करती है। जैसे ही रेबेका अंतिम निशान, फाइनल मार्क ढूंढ लेती है, पूरा वातावरण उसके खिलाफ हो जाता है। दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। एक कमरे में पानी भरने लगता है और वो फिर से बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाती है। उसके अतीत की एक दर्दनाक घटना की यादें फिर से उभरने लगती हैं। घबराई हुई रेबेका खतरे से बचने के लिए टॉयलेट सीट पर चढ़कर खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो फिसलकर सिंक से अपना सिर टकरा देती है, जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाती है। एक पुरानी याद उसके दिमाग पर हावी हो जाती है। उसके पिता उसे झील के किनारे बेहोश पड़ी हुई पाते हैं। वो घबराकर मदद के लिए जोर जोर से पुकारते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मजबूर होकर वो उसे वहीं रुकने के लिए कहते हैं और खुद मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जल्दबाजी में उनका पैर फिसल जाता है और वे एक पत्थर से सिर टकराकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। वर्तमान में लौटकर रेबेका किसी तरह खुद को संभालती है और अंतिम चरण की तैयारी शुरू करती है। वो सभी प्रतीकों को जोड़ती है, जरूरी चीजें इकट्ठा करती है और शवों के बीच खोजबीन करती है, जब तक कि आखिरकार वो उस शरीर को पहचान नहीं लेती जो उस इकाई से जुड़ा हुआ है, निशान लगा हुआ और मानो उसका इंतजार कर रहा हो। अब टकराव अपरिहार्य हो चुका है। रेबेका उस चीनित शव को घसीटकर प्रिपरेशन रूम में ले आती है, जहां वो तुरंत हल्की सी हलचल करने लगता है और संघर्ष करता है। जैसे ही वो उसकी छाती पर तैयार किया हुआ ट्रे रखती है, उसकी हरकतें धीमी पड़ने लगती हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे काबू में कर लिया हो। खुद को केंद्रित रखते हुए रेबेका उस पर इकट्ठा किया हुआ खून इंजेक्ट करती है और उस परेशान करने वाली आवाज को अनसुना कर देती है, जो उसके फैसले पर सवाल उठाती रहती है। कुछ ही क्षण बाद उसके सामने शरीर पर एक नाम उभर आता है, जिससे पुष्टि हो जाती है कि उसने सही होस्ट को पहचान लिया है। बिना किसी हिचकिचाहट के रेबेका उस शरीर को घसीटकर इंसिनरेटर में डाल देती है। अंदर वो बुरी तरह तड़पता है और चीखता है, लेकिन आग की लपटें उसे पूरी तरह निगल लेती है और इकाई का प्रभाव खत्म हो जाता है, कम से कम कुछ समय के लिए। थकी हुई रेबेका बेसमेंट की ओर वापस जाती है, लेकिन खतरे का एहसास अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। उसके पीछे एक परिचित आकृति दिखाई देती है, जो उसे चेतावनी देती है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले ही पल उसे सीढ़ियों से जोर से धक्का दे दिया जाता है और वो गिरते ही बेहोश हो जाती है। उसके सामने एक और स्मृति उभरती है। सालों पहले उसके पिता ने जंगल में किसी अज्ञात और भयावह शक्ति का सामना किया था। उसी दौरान वे अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े। जब तक रेबेका को कुछ समझ आता, तब तक वो हमेशा के लिए खो चुके थे। वर्तमान में लौटकर वो होश में आती है और आखिरकार उस अपराध बोध का सामना करती है जिसे वो इतने समय से ढो रही थी। एक शांत और भावनात्मक पल में वह अपने पिता से माफी मांगती है और हर चीज के लिए खुद को दोषी मानती है, लेकिन उसके पिता की छवि उसे आश्वस्त करती है और उसे उस बोझ को छोड़ देने के लिए कहती है। इस स्वीकार के साथ वो मानसिक रूप से स्पष्टता हासिल कर लेती है। जब वो फिर से होश में आती है तो सब कुछ सामान्य लगने लगता है। बाहर दिन की रोशनी फैली होती है और लगता है कि सारी अराजकता खत्म हो चुकी है। फिर भी अंदर ही अंदर कुछ ठीक महसूस नहीं होता। एक हल्की आवाज उसे फिर से नीचे की ओर ले जाती है। वहां वह एक ताबूत खोलती है किसी फंसे हुए व्यक्ति की मदद करने के लिए, लेकिन अगले ही पल स्थिति अचानक हिंसक और भयावह हो जाती है।
जैसे ही हालात पूरी तरह बेकाबू होने लगते हैं, उसी समय रेमंड वहां पहुंचता है और तुरंत हस्तक्षेप करता है। वो उस खतरे को फिर से काबू में कर देता है और उसे मजबूती से सील कर देता है ताकि आगे कोई नुकसान न हो सके। बाद में रेमंड सच्चाई बताता है कि उसने जो भी कदम उठाए हैं वे क्यों जरूरी थे। बेसमेंट में जो मौजूद है वो इंसान नहीं रहा जो कभी था, बल्कि कुछ और ही बहुत ज्यादा खतरनाक चीज बन चुका है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वो उन तरीकों का इस्तेमाल करता आया है जो उसने सीखे थे, भले ही इसके लिए उसे नैतिक सीमाएं क्यों न तोड़नी पड़ी हों। रेबेका ये सुनकर अंदर तक हिल जाती है और वहां से चले जाने का सोचती है, लेकिन रेमंड उसे रोकता है। वो कहता है कि उसके तरीके भले ही कठोर हों, लेकिन वे कई जिंदगियां बचा रहे हैं। वो उसे चेतावनी देता है कि जो कुछ उसने अनुभव किया है वो सिर्फ यूं ही खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर वो रुकी रहती है तो वो उसे समझने और उससे बचने का रास्ता सिखा सकता है। लेकिन रेबेका उस भविष्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती और वहां से चली जाती है। बाहर पहुंचकर उसे दूर खड़ा एक जाना पहचाना साया दिखाई देता है। एक सामान्य माहौल में भी वो मौजूद लगता है। ये समझते हुए कि खतरा अभी भी उन दीवारों के बाहर भी मौजूद है, वो एक कठिन निर्णय लेती है और वापस मुड़ जाती है। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है, या शायद यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और ऐसे ही और हॉरर मूवी रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।